वेलकम डियर स्टूडेंट, एसवीएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने 8वीं क्लास की जो सामाजिक किताब है उसकी बात की थी और उसके अंदर इतिहास का जो पहला पार्ट था इसका नाम था कैसे, कब और कहाँ। वो पढ़ा था कि इतिहास का क्या महत्व है, इतिहास पढ़ने से क्या फ़ायदा है और हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। अगर हम सरल भाषा में कहें कि जो इतिहास है उससे आपको क्या फ़ायदा है, तो इतिहास से आपको आज से पहले जो विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का क्या प्रभाव पड़ा है और उस समय की क्या कंडीशन थी उसका पता लग जाएगा। अगर आपके मन में अगर कभी क्वेश्चन आए कि आज से 200-300 साल पहले किस प्रकार के लोग रहते थे, उनका क्या काम था, किस प्रकार काम करते थे, उनका जीवन यापन कैसे था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसे थी, ये सारी जानकारी हमें इतिहास के माध्यम से पता लगेगी। ठीक है। और अपने ये भी जाना था कि हम अपने इतिहास से क्या सीख सकते हैं। तो हम अपने इतिहास से उन बुरी घटनाओं को नहीं दोहरा सकते हैं जो पहले घटित हुई हैं और उनका क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा है समाज के ऊपर। वो सारी चीज़ें अपन को समझ में आ जाएगी और शायद उनका प्रयोग करते हुए हम अपने आने वाले समय में इतिहास की उन बातों को याद रखते हुए कभी बुरे काम या बुरी घटनाओं को अंजाम नहीं देंगे। ठीक है। आज जो हमारी हेडिंग है, हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं। अवधियों का मतलब होता है कि किस समय कौन सी घटना घटित हुई है, किस भाग को कौन से कालखंड में देना है। जैसे मान लो आज से कई साल पहले कोई घटना हुई है, उस घटना को कैसे समझें, उस घटना को कहाँ पर कैसे पढ़ना है, किस कालखंड में पढ़ना है, ये हम कैसे पता लगाएंगे। जैसे मान लो कह सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो उसको किस काल में बांटें। क्या उसको प्राचीन काल में हम बांट कर पढ़ लें, क्या उसको मध्य काल में पढ़े, क्या आधुनिक काल में पढ़े। बात समझ में आ रही है। मतलब हेडिंग क्या कह रही है कि हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं, हम कैसे तय करें कि कौन सी घटना किस कालखंड में हुई है। हम कैसे बताएं कि भारत कब आज़ाद हुआ। हम अगर तारीख से बताएं तो आप तारीख बता सकते हो कि 1947 के समय भारत को स्वतंत्रता मिली। लेकिन मैं आपको ये पूछूं कि भारत को कौन से कालखंड में आज़ादी मिली है, तो आप बताएंगे कि आधुनिक काल में। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको आधुनिक काल माने या उसको प्राचीन काल माने या मध्यकाल माने। तो जो कालखंड था उस समय वो कौन सा था, ये कैसे तय करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग इतिहासकार हुए, जिसमें एक का नाम आता है जेम्स मिल। क्या नाम आता है? जेम्स मिल। तो 1817 ईस्वी में स्कॉटलैंड के एक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्री का मतलब होता है जिनको इकोनॉमिक्स के बारे में जानकारी थी, जिनको व्यापार मूल्य उनके बारे में जानकारी थी। अर्थशास्त्री थे, साथ में राजनीतिक भी थे, राजनीति का भी उनको नॉलेज था और एक दार्शनिक थे जिनका नाम था जेम्स मिल। इनका नाम आप याद कर लीजिए क्योंकि इनकी एक बुक है जिसका नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ए हिस्ट्री ऑफ मतलब एक इतिहास किसका? ब्रिटिश इंडिया का। तो ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक जो बुक है वो किसने लिखी है? जेम्स मिल ने। तो आप क्या याद रखेंगे कि 1817 ईस्वी के अंदर स्कॉटलैंड के जो अर्थशास्त्री या राजनीतिज्ञ जो दार्शनिक थे जिनका नाम था जेम्स मिल, इनकी एक किताब थी, उस किताब का नाम था ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश भारत का इतिहास। इस किताब में इन्होंने भारत के इतिहास को अलग अलग भागों में या कालखंडों में बांटा। किताब का नाम आपको याद रखना है। अब इस किताब के अंदर, इस बुक में इन्होंने भारत के इतिहास को 3 खंडों में बांटा है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जेम्स मिल के अनुसार भारत के इतिहास को कितने खंडों में विभाजित किया है, नाम लिखो। तो आप कह सकते हैं कि जेम्स मिल ने अपनी जो किताब थी, अपनी जो बुक थी ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिसको
1817 ईस्वी में लिखी थी। इस बुक के अंदर जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया, 3 कालखंडों में। इन्होंने कहा कि भारत के इतिहास को अगर पढ़ना है तो आपको हिंदुओं को पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको मुस्लिम को पढ़ना पड़ेगा और ब्रिटिश को पढ़ना पड़ेगा। तो क्या इनकी ये बात सही है? अगर इन्होंने इतिहास को इस भागों में बांटा है तो क्या इस इतिहास कालखंड को हम सही माने? क्या इसमें कोई समस्या नहीं है? ऐसा नहीं है। इस कालखंडों को अगर जेम्स मिल साहब ने विभाजित किया है तो इसमें भी अनेक समस्या थी। उस समय लोगों ने तो मान लिया कि ठीक सा है कि भारत के इतिहास को अगर इस 3 भागों में बांटे जेम्स मिल ने जैसा बताया तो हम मान लेंगे। बात समझ आ गई? लेकिन क्या हिंदुओं को पढ़ना, मुस्लिम को पढ़ना कहीं भेदभाव नज़र नहीं आता? अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको अगर किसी एक जगह में अगर वहाँ की जानकारी है तो फिर अगर वो जानकारी लेनी है तो आप पहले हिंदुओं को अलग से पढ़ेंगे, फिर मुस्लिम को पढ़ेंगे, फिर क्या ब्रिटिश अंग्रेज़ों को पढ़ेंगे। तो ये इस वजह से कह सकते हैं कि जेम्स मिल ने जो 3 कालखंडों में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश को, इससे क्या समस्या उत्पन्न होगी? इससे कह सकते हैं कि भेदभाव की समस्या उत्पन्न होगी, धार्मिक समस्या उत्पन्न होगी ना। लोगों को लगा कि हम धर्म के मामले में क्या अलग है, जातिवाद भी इसमें बढ़ावा मिला कि इसमें जातिवाद अलग अलग हो गया। बात समझ में आ रही है आपको? मैं ये समझा रहा हूँ कि जो जेम्स मिल ने इतिहास को, भारत के इतिहास को जो 3 भागों में बांटा कि हमको हिंदुओं को पढ़ना, फिर मुस्लिम को, ब्रिटिश को, इससे समस्या उत्पन्न हो गई। समस्या ये उत्पन्न हुई कि अगर हिंदुओं को पढ़ेंगे तो मुस्लिम और ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे वो अलग हो जाएंगे, अगर मुस्लिम को पढ़ेंगे तो हिंदू और ब्रिटिश अंग्रेज़ अलग हो जाएंगे। इससे ये हुआ कि आपसी इनके मतभेद या भेदभाव या धार्मिक भेदभाव या जातिवाद उत्पन्न होने लग गया। लेकिन जो जेम्स मिल हैं वो ये समझते थे कि अगर भारत के अंदर अंग्रेज नहीं आते तो हिंदुओं और मुस्लिमों की जो ताकत है, जो तानाशाही ताकत थी, वो कम नहीं होगी। मैं वापस कह रहा हूँ कि जो मिल हैं, जेम्स मिल, वो ये समझते थे कि अगर भारत का उद्धार करना है, भारत को एक सभ्य देश बनाना है, क्या बनाना है? सभ्य देश। भारत को अगर विकसित बनाना है तो भारत में अंग्रेज़ों का शासन होना जरूरी है, क्योंकि उनका मानना था कि अंग्रेज़ों से पहले भारत के अंदर हिंदू और मुस्लिम शासकों का यहाँ पर शासन था, वो तानाशाही थे। इस तानाशाही शासकों की वजह से भारत उभरा नहीं, आगे नहीं बढ़ा और वो वहीं का वहीं रह गया। अगर भारत के अंदर अंग्रेज़ अपनी शिक्षा नीति को लागू करते हैं, अगर भारत के अंदर अंग्रेज़ अपनी जो सांस्कृतिक कल्चर सभ्यता को लागू करते हैं, यूरोपीय सभ्यता यहाँ पर लागू करते हैं, संस्कृति लागू करते हैं, तो जेम्स मिल का मानना था कि भारत का इससे उद्धार होगा। समय के साथ में अलग अलग इतिहासकार भी हुए, इन्होंने अपने अलग अलग तरीके से इतिहास की परिभाषाएं दी, इतिहास को अलग अलग भागों में बांटा। उससे पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1773 ईस्वी में भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। जब भारत के अंदर 17वीं शताब्दी में 1600 ईस्वी के लमसम अंग्रेज आ गए और ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पर व्यापार शुरू हो गया, तो यहाँ व्यापार शुरू होने के बाद में भारत के अंदर प्रथम जो गवर्नर जनरल बनाए गए अंग्रेज द्वारा, जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ये नाम याद करना आपको। तो मैंने आपको जेम्स मिल की जो बातें हैं वो बता दी है कि इन्होंने जो 3 भागों में बांटा है वो कितना सही है, कितना गलत है, उनका क्या मत था और कौन सी अवधारणा थी। इनकी अवधारणा थी कि अगर भारत का उद्धार करना है तो हमें भारत के अंदर जो काल हैं अलग अलग इतिहास का, उस वो एक तो हिंदू और मुस्लिम और ब्रिटिश या अंग्रेज़ का था, जो सही नहीं है। उसके बाद भारत के अंदर जो इतिहासकार हुए, उन्होंने भारत के इतिहासकार ने अलग अलग भागों में बांटा। तो बाद में जो इतिहासकार हुए, उन्होंने भारत के इतिहास को प्राचीन कालखंड में बांटा। एक तो प्राचीन काल, एक बांटा उन्होंने मध्य काल को,
और एक उन्होंने बांटा आधुनिक काल। ठीक है। जेम्स मिल के बाद में जो भारत के इतिहासकार थे, उन्होंने भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए, किताबों के अंदर पढ़ने के लिए उन्होंने भारत के इतिहास को 3 अलग अलग भागों में बांटा। तो प्राचीन काल में बांटा, एक मध्य काल में बांटा, एक आधुनिक काल के अंदर बांटा। ये जो आधुनिक काल था, वो भी जो काल है वो भी कहाँ से आया था? वो भी आपको ध्यान रखना है कि पश्चिमी देशों से आया था। तो अपन कह सकते हैं कि आधुनिक काल की जो परिभाषा है या आधुनिक काल किसे कहते हैं, इसकी जो अवधारणा है वो भी यूरोपीय देशों से आई। अर्थात यूरोप के जो देश थे वो क्या समझते थे? वो ये समझते थे कि जो आधुनिक काल है वो विज्ञान का काल है। इस आधुनिक काल के अंदर व्यक्ति को अपनी खुद की समानता, स्वतंत्रता मिलती है, व्यक्ति खुले रूप से अपने कार्य करता है, व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव नहीं होता है, व्यक्ति आधुनिक तर्क से अपना काम करता है, वो खुद को अपने आप को आगे बढ़ाता है, समाज का अपना खुद को हिस्सा समझता है। ये जो यूरोपीय परिभाषा थी किसकी? आधुनिक काल की, वो इन्होंने मान तो ली, लेकिन क्या ये बात सही है? क्या इसमें कोई समस्या नहीं है? इसमें भी जो समस्या उत्पन्न हुई, तो भारतीय इतिहासकारों ने जो भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा, जिसका नाम है प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इसमें भी अनेक समस्याएं उत्पन्न हुई। जिस प्रकार आधुनिक काल का मतलब ये हुआ कि इसके समय जो लोग थे वो पूर्ण रूप से क्या थे? स्वतंत्र थे, या समानता उनको मिली हुई थी, कोई भेदभाव नहीं था, और वो अपनी आज़ादी का आराम से लुत्फ़ उठा सकते हैं। लेकिन आधुनिक काल में होते हुए भी भारत के अंदर अंग्रेज़ों का शासन था। क्या भारत उस समय आज़ादी थे? नहीं, उनको भी आज़ादी नहीं मिली हुई थी। तो क्या वो आधुनिक काल नहीं था? आधुनिक काल था। तो ये समस्याएं उत्पन्न हो गई। ठीक है। तो फिर बाद में जो इतिहासकार है उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो आधुनिक काल है इसको आधुनिक काल नहीं मानना चाहिए, इसको कुछ और नाम देना चाहिए। क्योंकि आधुनिक काल का मतलब होता है कि विज्ञान का तर्क जिसके अंदर हो, विज्ञान खूब बड़ी हो, जिसके अंदर व्यक्ति आराम से रह रहा हो, उसको कोई भेदभाव नहीं, उसके ऊपर कोई दबाव नहीं, उसके ऊपर कोई शासन करने वाला नहीं, वो स्वतंत्र रूप से अपने कार्य करे, ये होना चाहिए आधुनिक काल की परिभाषा। लेकिन ऐसा नहीं था। आधुनिक काल में भी तो भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, भारत के लोग बड़े परेशान थे, वो गुलामी झेल रहे थे। तो फिर भारत के इतिहासकारों ने कहा कि आधुनिक काल को एक नया नाम मैंने चीज़ को बोलते हैं औपनिवेशिक काल। क्या बोलते हैं उसको? औपनिवेशिक काल। तो उपनिवेश कह सकते हैं। तो एक बार इतना लिखिए आप, उसके बाद में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इसको आराम से लिखिए। लिख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नहीं लिखा है तो पीछे जाकर वापस वीडियो को बीच में पॉज करके लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि अपने अभी देखा कि इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, जिसमें आधुनिक काल की बात की गई थी। तो आधुनिक काल में भी समस्या थी, उसमें भी लोग अंग्रेज़ों की गुलामी झेल रहे थे। तो इतिहासकारों ने कहा कि उसको आधुनिक काल नहीं कहना चाहिए, उसको क्या कहना चाहिए? औपनिवेशिक काल कहना चाहिए। उसको क्या कहना चाहिए? औपनिवेशिक काल। ठीक है। अब बात समझेंगे कि औपनिवेशिक काल क्या होता है, किसे बोलते हैं औपनिवेशिक काल। ठीक है। जब किसी एक देश का दूसरे देश पर दबदबा होता है, और उस समय का जो काल होता है उसे बोलते हैं औपनिवेशिक काल। जैसे भारत के अंदर 250 साल तक अंग्रेज़ों का शासन था, तो अपने कह सकते हैं कि 250 साल जो भारत में अंग्रेज़ों की जो नीति थी, उनका जो शासन था, वो भारत के इतिहास में कौन सा काल कहलाएगा? औपनिवेशिक काल कहलाएगा। इस समय क्या हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई, वो सारी औपनिवेशिक काल के अंदर पढ़ेंगे। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो एक देश का दूसरे देश पर दबदबा है, तो जिस देश में एक विकसित बड़े देश का दबदबा है, तो जो गुलाम देश है वहाँ की क्या आर्थिक कंडीशन होगी, क्या राजनीतिक कंडीशन होगी, वहाँ की सामाजिक स्थिति क्या होगी, वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति क्या होगी, इसको समझना जरूरी है।
तो यदि किसी देश के द्वारा दूसरे देश की राजनीतिक या आर्थिक या सामाजिक या सांस्कृतिक स्थिति बदलने शुरू हो जाए तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो औपनिवेशिक का मतलब ये हुआ कि किसी भी देश द्वारा दूसरे देश के ऊपर जो दबदबा है वो औपनिवेशिक है, और वो जो समय है 150 साल का जैसे भारत में अंदर, वो औपनिवेशिक काल है। और इस समय दौर में भारत की कैसे आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति बदलती गई, वो जो दौर था वो औपनिवेशीकरण का दौर था। बात समझ में आ गई। और इस समय क्या हुआ कि अंग्रेजों ने भारत की स्थिति खराब करनी शुरू कर दी। भारत के अंदर लोगों को ज़बरदस्त नील की खेती करवाना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने भारत के अंदर से अनेक प्रकार से कर वसूलने शुरू कर दिए। ज़बरदस्त कर वसूलने की वजह से भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई। अंग्रेजों ने अपनी यूरोपीय संस्कृति भारतीय लोगों पर थोपी, जिससे भारतीय संस्कृति धीरे धीरे खत्म होने लग गई। बात समझ में आ रही है कि जैसे भारत में अंग्रेज आए तो भारत को नुकसान होने लग गया। किस प्रकार का नुकसान होने लग गया? राजनीतिक नुकसान होने लग गया, आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई, भारत की राजनीतिक स्थिति खराब होने लग गई, और भारत की जो सामाजिक और सांस्कृतिक कंडीशन थी वो भी धीरे धीरे खराब होने लग गई। जैसे ही भारत के अंदर अंग्रेज आए तो भारत के जो राजा महाराज थे उनको ज़बरदस्त हटाया गया, उनसे युद्ध किए गए और उनको अपने जगह से हटा दिया गया, और वहाँ जो सत्ता थी वो अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में ले ली, और जिससे अब सारी किसी एक जगह की जो सत्ता है वो अंग्रेज़ों के हाथ में आने के बाद में अंग्रेज़ों ने वहाँ की रहने वाली जनता पर बहुत सारे अत्याचार किए। वहाँ की प्रजा से उन्होंने ज़बरदस्त कर वसूले, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लग गई। राजनीतिक कंडीशन वैसी खराब होगी कि जो पहले राजा थे उनको हटाकर अंग्रेज वहाँ पर शासन व्यवस्था चलाने लग गए। राजाओं के पद छीन लिए गए, जो नवाब थे उनकी जगह खाली कर दी गई, और अंग्रेज़ों ने सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली। तो इस दौर से भारत की स्थिति धीरे धीरे खराब होने लग गई। भारत में जो संस्कृति थी, वहाँ की जो सांस्कृतिक रीति रिवाज भारत में जो थे, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने अपने नए संस्कृति और सांस्कृतिक प्रोग्राम या रीति रिवाज लागू कर दिए, जिससे भारत की जो सांस्कृतिक स्थिति है वो खराब होने लग गई। ठीक है, तो औपनिवेशिक क्या होता है समझ में आ गया कि किसी देश के द्वारा एक देश के ऊपर जो दबदबा होता है, वो जो दौर होता है वो औपनिवेशिक दौर होता है। इस प्रक्रिया से जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रक्रिया बदलती हैं, इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये जो इतिहास की बातें हैं ये हम किस तरह जानते हैं? हमको कैसे पता लगा कि ये इस प्रकार के काल में ये घटनाएं घटित हुई? हमको किसने बताया कि अंग्रेज़ों ने इस प्रकार से कर वसूले? हमको किसने बताया कि अंग्रेज़ों ने भारत के लोगों को कैसे परेशान किया, उनके ऊपर कैसे अत्याचार किए, किस प्रकार ज़बरदस्ती कानून थोपे गए? ये जो सारी बातें हैं वो हमको किस प्रकार से पता लगती है? आज से 150 साल पहले कौन सी घटनाएं हुई, और 150 साल के दौर में अंग्रेज़ों ने भारत पर किस प्रकार शासन व्यवस्था चलाई, ये जो बातें हैं ये अपन को कैसे पता लगती हैं? इसके लिए अंग्रेज़ों ने उस समय क्या किया था कि अभिलेख तैयार करवाए थे। क्या तैयार करवाए थे? अभिलेख तैयार करवाए थे। उस समय जो प्रशासन व्यवस्था थी वो अंग्रेज़ों के हाथ में थी, और अंग्रेज़ों ने प्रशासन व्यवस्था के समय जो भी निर्देश दिए गए, जिस समय भारत के अंदर जो अंग्रेज़ थे उनकी जो प्रशासन व्यवस्था थी, उस अभिलेख के माध्यम से, प्रशासन व्यवस्था के जो अभिलेख थे उनके माध्यम से जो निर्देश दिए गए, जो योजनाएं उन्होंने चलाई, उस समय जो भी उन्होंने फैसले लिए, उस समय की जो जांच पड़ताल की गई, उस सारों को उन्होंने एक जगह पर अभिलेखों के माध्यम से चलाना शुरू कर दिया। इस अभिलेखों की वजह से जो निर्देश, योजनाएं और नीतिगत फैसले हैं वो सारे रिकॉर्ड किए गए, और उन रिकॉर्ड के माध्यम से आज अगर उनको पढ़ते हैं तो हम उसके माध्यम से वहाँ उस दौर की जो बातें हैं उन पर टिप्पणी कर सकते हैं कि उस समय की शासन व्यवस्था रियल में कैसे थी। यहाँ के वर्तमान समय में इस समय जो विज्ञापन है या ज्ञापन है या प्रतिवेदन है, उनकी भी जानकारी हमको मिल जाती है। तो उस समय जो प्रशासन थे उन्होंने उस समय की जो नीतियाँ थी, उस समय की जो योजनाएं थी, उन योजनाओं को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख तैयार करवाए गए, और ये अभिलेख उन्होंने तैयार प्रशासन व्यवस्था में करवाए।
तो अभिलेख कक्ष बनवाए गए उस समय की सारी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए। जैसे आज वर्तमान समय में हम अंग्रेजों की नीतियाँ पढ़ते हैं कि किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत के अंदर शासन व्यवस्था चलाई, ये जो सारी जानकारी है ये हमको जो रिकॉर्ड मिलता है, जो उनके प्रतिवेदन मिलते हैं उस समय, तो ये अंग्रेजों ने सुरक्षित रखा है। उस समय इन बातों को लिखने के लिए उन्होंने अलग अलग कक्ष बनवाए, जिसमें उन्होंने तहसील के लिए दफ्तर बनवाए अलग अलग, उन्होंने कलेक्ट्रेट के लिए अलग अलग कक्ष बनवाए, उन्होंने कमिश्नर के लिए दफ्तर बनाए, उन्होंने सचिवालय भी बनाए और कचहरी भी बनाई। तो ये अलग अलग जो ऑफिस हैं या दफ्तर हैं, कार्यालय बनाए, जिसके माध्यम से उस समय जो भी घटनाएँ घटित हुई, उस समय जो भी प्रतिवेदन तैयार किए गए, उस समय जो भी बातें लिखी गई, वो उन्होंने इसमें सुरक्षित रखी। क्योंकि अंग्रेज़ों को लगता था कि अगर आने वाले समय में कोई भी कानून लागू करना है, किसी कानून की बहस करनी है, किसी कानून पर टिप्पणी लिखनी है, तो सारी बातें रिकॉर्ड होना ज़रूरी है जो आज के समय में चल रही है। जैसे वर्तमान समय में अगर भारत में कोई कानून बनता है तो वो भारत की कानून बनने के बाद में उसको रिकॉर्ड रखते हैं, उसके प्रतिवेदन या उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं और सुरक्षित रहती है। तो आने वाले समय में कभी भी उसको देखा जा सकता है, उस पर विचार विमर्श कर सकते हैं और उस पर कोई फैसला लिया जा सकता है। ठीक है, तो सारी बातों को रिकॉर्ड करने के लिए भारत में अंग्रेजों ने उस समय बड़े बड़े अभिलेखागार और संग्रहालय संस्थान बनाए और उसमें वो सारी बातें उन्होंने सुरक्षित रखी। अब उस समय प्रिंटिंग मशीन थी नहीं, छापाखाने नहीं बने हुए थे, तो ये जो लिखने का काम है वो कौन करते थे उस समय? खुसन विसी करते थे। तो खुसन विसी को अपन दूसरे नाम से सुलेखन विस भी कहते हैं। ये ऐसे व्यक्ति थे जो सुंदर रूप से लिखने का काम करते थे। ये जो खुसन विसी लोग हैं वो उस समय अंग्रेजों के समय जो भी नीति निर्देश योजनाएं थी उनको सुंदर ढंग से लिखकर रिपोर्ट तैयार करते थे और इन रिपोर्टों को वो अभिलेखागार में या संग्रहालय में सुरक्षित रखते थे ताकि आने वाले समय में उनको अच्छी तरह से पढ़ा जा सकता है। तो इस प्रकार अपन ये भी कह सकते हैं कि उस समय की जो सारी बातें हैं उनको सुरक्षित रखा गया और ये सुरक्षित जो लिखे गए हैं ये आज भी हमको मिलते हैं संग्रहालय के अंदर। हम उनको पढ़ करके अंग्रेजों की नीतियाँ, अंग्रेजों की योजनाएं, अंग्रेजों की जो बातें हैं, उनके जो नीतिगत फैसले हैं, उनकी जानकारी मिल सकती है। और ये जो लिखने का काम है वो इन्होंने किया, जिनका नाम था खुसन विसी लोग। ऐसे लोग जो सुंदर रूप से लिखने का काम करते थे उनको सुलेखन विस या खुसन विसी कहते थे। तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है आपके 1 नंबर का, खुसन विसी कौन थे? तो आप कह सकते हैं कि ये सुंदर रूप से लिखने का काम करते थे। तो इस प्रकार आप ये समझ सकते हो कि अंग्रेज उस समय की जो बातें थे उनको सुरक्षित रखते थे, जो आज भी हमको पढ़ने के लिए काम आती है। आप इनको उतारो, आराम से लिखो और बढ़िया ढंग से लिखने के लिए आप अपनी कॉपी वगैरह पेन साथ में रखो। जब भी आप ये वीडियो देखो और साथ साथ में लिखते जाओ। समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो इस वीडियो को।